हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पास बिकम ए मेमोरी एंड लव बिकम ए फॉरएवर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूं। उससे पहले गाइस आप प्लीज़ मुझे बताएंगे आखिर मेरे वीडियो व्यूज़ इतना ज़्यादा डाउन क्यों हो रहा है। मैं मानती हूं कि मतलब एफएफ में आप लोगों को वंक्शन मोमेंट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ सस्पेंस एंड थ्रिलिंग रखा है, थोड़ा सा मिस्ट्री रखा है, बट मेरी जितने भी एफएफ है वहाँ पे स्वीट मोमेंट के साथ साथ मैंने मिस्ट्री एंड पास्ट लाइफ ऐसे सब कुछ दिखाया है। तो मैं सोची थी कि ये आपको पसंद आएगा। ऑफ कोर्स मुझे कमेंट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिलते, बहुत अच्छे कमेंट मिलते हैं, बट व्यूज़ बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एक मेरे इसके फर्स्ट वीडियो पर ठीक है 1.5 के आई थिंक व्यूज़ हुआ है। उसके बाद के जितने भी वीडियोस मतलब मैंने डाला है सब में 800, 700, 600 या फिर 500, कल के पार्ट पे भी 500 व्यूज़ आए हैं। लिटरली यार मतलब इतना बेकार है क्या मेरा वीडियो या फिर मेरे एफएफ की लोग मेरे एफएफ को सुन भी नहीं रहे हैं। मतलब मैं ना खुद को डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, लिटरली मैं डीमोटिवेट फील कर रही हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा आई थिंक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इस चैनल को, लिटरली मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे वीडियोस का मतलब मेरा रेगुलर अपलोड करने का क्या फ़ायदा अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ही नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस अच्छे एफर्ट लेकर आऊँ। मैंने इसे स्टार्ट क्यों किया था, मैंने आपको कल के वीडियो पर बताया था। मैं जस्ट अपनी थिंकिंग को आपको मतलब एक्सप्लेन करना चाहती थी, जो मैंने कल के पार्ट में किया है। आप लोगों के कन्फ्यूजिंग को मैंने क्लियर किया है, आखिर मैंने इसे क्यों स्टार्ट किया है। मैं बस उन दोनों की फीलिंग्स को आपको समझाना चाहती थी, लंजा की फीलिंग्स को लेकर, जो अंटीम में शायद उतना ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। हाँ, मोदाव जोशी में मिला होगा आपको, लेकिन अंटीम एक सीरीज़ था जो लाइक 2 कैरेक्टर ने निभाया था। वहाँ पे तो मतलब उन लोगों की फीलिंग्स को भी ठीक से जाहिर नहीं किया गया था। बस मैं चाहती थी कि मैं उनकी फीलिंग्स को जाहिर कर पाऊँ, और मैंने खुद से कुछ चेंजेस किया है। अंटीम से ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेकर बस अपने माइंड से ही उसे सजाया है, अपने तरीके से मैंने सजाया है, बस यही। बट इस पर भी मुझे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि शेंगवेन पर अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि शेंगवेन ज़्यादातर मेरे चैनल पर वंक्शन लवर्स ही है, तो शेंगवेन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग, आई अंडरस्टैंड। बट अब मैं वंक्शन फैन फिक्शन स्टार्ट की हूँ, लेकिन फिर भी इस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे। क्या सच में अब मेरी चैनल की वीडियोस इतना बेकार हो चुके हैं कि व्यूज़ इतना ज़्यादा डाउन है। लिटरली मैं लो फील कर रही हूँ खुद को, मतलब मैं कितना खुद को समझा रही हूँ ना, ये मैं खुद ही जानती हूँ। मैं और बकवास नहीं करूँगी। आई नो मैं बहुत बातें बोलती हूँ, बट मैं क्या करूँ यार, फ्रस्ट्रेशन है मेरे दिमाग में। इतना फ्रस्ट्रेशन लेकर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं करती हूँ यार, क्योंकि आप लोग चाहते हो, वो लोग जो इस एफएफ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं करती हूँ, बस यही। अच्छा, मैं बहुत बातें कर लिया है, अब नहीं करूँगी, बस स्टार्ट कर देते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांग जी जिंदा हो गया था। हाँ, लान वांग जी वापस आ गया था अपने विंग के लिए, अपने विंग को बचाने के लिए। लान वांग जी अपने विंग के पास थे, विंग के करीब थे। विंग जो घायल हो गया था, मिंग याओ के कुछ आदमियों ने विंग के ऊपर हमला किया था। एंड उसके बाद लान वांग जी अपने आप को अपनी ही उस टसल से, जो टसल वांग जी विंग के लिए रखा था, उसी टसल से बाहर आया था। हमें ये पता चला था कि वांग जी उस टसल में कैद हो गया था। एक तरफ से कह सकते हो कि वो कभी भी उस टसल से बाहर ही नहीं आना चाहता था, जैसे कि उसकी लाइफ वहीं पर अटका हो। पहले वो शुरुआत में बाहर आना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि विंग उसके पास है, उस टसल के साथ विंग है, तो वो वहाँ से कभी नहीं निकलना चाहता था। लान वांगी को पता भी नहीं था कि उसकी बॉडी किसी ने अपने पास रखा है, और वो और कोई नहीं याओशी थी। उसे पता ही नहीं था। उसे लगा कि वो अब मर गया है तो वो विंग के साथ मतलब वैसे तो नहीं रह सकता है जैसा उसने अपने सपनों में, अपने ख्यालों में सोच कर रखा था। तो वैसे नहीं तो इस टसल में ही कैद रहकर से ही विंग के पास तो वो रह पाएगा ना। इसीलिए वो उस टसल में ही रहने का फैसला ले चुका था। वो उस टसल से तभी बाहर आ पाता था जब विंग कोई मुसीबत में पड़ता था, वरना वो उस टसल से बाहर आ नहीं पाता था अपनी मर्जी से। उसकी जो पावर थी, आई मीन वो एक सोल था, सोल में उतना पावर नहीं रहता है, लेकिन हंगुन जुन के अंदर पावर खुद ही आ जाता था जब विंग मुसीबत में होता था। इससे पहले भी विंग जब भी मुसीबत में पड़ता था, वांग जी हमेशा अपने पावर के थ्रू ही मदद करता था। वो सिर्फ कम्प्लीटली एक सोल था जिसमें पावर ज़्यादा नहीं था। जो भी पावर, जो भी एनर्जी उसके अंदर था, वो सिर्फ विंग को प्रोटेक्ट ही कर सकता था। वो भी बहुत एनर्जी उसके अंदर नहीं था, जितना कर पाता था उतना ही वो करता था। लेकिन वो इससे भी कहीं ज़्यादा उसे हेल्प करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी को पता था कि मिंग याओ विंग को इस तरह आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वांग जी नहीं चाहता था कि एक बार जब वो विंग को खो चुका है तो दोबारा वो खोए उसे, इसीलिए वो प्रोटेक्ट उसे करना चाहता था। एंड इनफैक्ट वो विंग के साथ उस टसल में ही रहता था, विंग के पास। विंग हमेशा उस टसल को अपने रोप के अंदर रखता था। एंड कह सकते हो कि वांग जी हमेशा विंग के बहुत करीब रहता था, लेकिन विंग को ये पता ही नहीं चला था। जब विंग पहली बार मतलब वांग जी के मरने के बाद पहली बार जिंगशी आया था, वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपने कमरे पर। वो यही तो इमेजिन करता था कि विंग उसके साथ जिंगशी में रहे, जिंगशी में वो दोनों हैप्पीली रहे, अपने आईवान के साथ, अपने आईवान को बड़ा होते हुए देखे वो दोनों। यही तो वो सपना देखता था। लेकिन उस टाइम को वो था तो ज़रूर विंग के साथ ही था, लेकिन विंग को तब महसूस उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, और ना ही वांग जी चाहता था विंग को महसूस करवाना, क्योंकि उसे पता है कि विंग को जब ये पता चलेगा कि वो उसके साथ ही है एक सोल बनकर, लेकिन उसके इतना क्लोज नहीं है कि वो मतलब हक कर पाए विंग को, उसे बहुत बुरा लगेगा। विंग किस तरह से रोया था वांग जी के लिए, ये भी विंग मतलब वांग जी देखा था। वांग जी को बहुत मन कर रहा था तब विंग को हक करना, विंग को टाइटली हक करके उसको किस करना, उसे मतलब संभालना, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। वो सिर्फ उस टसल के अंदर ही अपने पेन को मतलब झेलता था। उसे उतना ही पेन होता था जितना विंग को हो रहा था, विंग से दूर होकर।
लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार बहुत ज़्यादा प्योर होता है। अगर आप किसी से बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, तो शायद ऊपर वाला भी आपको एक दोबारा मौका दे देता है। ठीक वैसा ही वांगशन की लाइफ में भी हुआ है। दोनों ही अलग अलग टाइम पे इस दुनिया में अलग अलग पेन झेले हैं। जहाँ पे विंग ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, अपना रेपुटेशन खो दिया था, विंस को खो दिया था, जिन लोगों ने उसे इतना प्यार दिया था। और वांग जी तो अपने प्यार को खोया था। प्यार जब मतलब अपने आप से बहुत दूर चला जाता है ना, उसे बियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था वांग जी के लिए। वांग जी अपने प्यार को अपने ही सामने मरते हुए देखा था, तो ये उसके लिए बहुत पेनफुल था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार फॉरएवर होता है और सच्चा प्यार तो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहता है। तो वांगशन कैसे ज़िंदा ना हो। फाइनली वांग जी अपने बॉडी पर वापस आ गया था। दूसरी तरफ विंग को चोट आने की वजह से वो बेहोश हो गया था। वांग जी विंग का टेक केयर कर रहा था। ऐसे ही टेक केयर करते करते वो विंग के साथ ही बेड पर लेट गया था। वो भी विंग के हाथों को अपने चेस्ट पर रखकर सो गया था। दूसरी तरफ विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। उसके सिर में भी पेन हो रहा था और उसके स्टमक में भी पेन हो रहा था। वो अपनी आंखों को खोलकर अपने लेफ्ट साइड देखता है। लेफ्ट साइड दरवाज़ा जो बंद था, वो अभी एक रूम में था। विंग को ये समझ आ गया था। विंग धीरे धीरे लेफ्ट साइड से राइट साइड मुड़ता है एंड वहाँ पे एक इंसान को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। धीरे धीरे उसकी शॉकिंग एक्सप्रेशन इमोशनल में बदल गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा था। वो यकीन ही नहीं कर सकता था, उसके सामने उसके पास कोई लेटा हुआ है और वो उस शख्स को देखकर जैसे अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। वो अपने सामने अपने प्यार, अपने लंजा को देख रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, ये सपना ही है। वो कैसे यहाँ पे रह सकता है। वो तो उसे छोड़कर चला गया है ना। यही सोचकर उसके आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, लंजा। ये कहकर वो रोने लगता है। हाँ, वो सिसकियाँ ले रहा था। हालांकि वो उतने ज़ोर से तो नहीं, वो सिसकियाँ लेकर रो रहा था। दूसरी तरफ विंग की सिसकियाँ को सुनकर वांग जी, जो थका हुआ था, ऑफकोर्स इतने सालों से उसका बॉडी ऐसे ही बेड पर पड़ा हुआ था, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे गेन करना था। तो वो लेटे लेटे ही बस अपनी स्पिरिचुअल पावर को कनेक्ट कर रहा था, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसका गोल्डन कोर इतने सालों से उसके बॉडी पर पड़ी हुई थी, लेकिन कल्टीवेशन ना करने की वजह से उसकी जो कोर थी वो कमज़ोर हो चुका था। हालांकि उस टाइम को जब वो विंग को बचाया था, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथ आ गया था, लेकिन अभी उसका जो बॉडी है वो अभी भी वीक है। इसीलिए वो अपने आंखों को बंद करके ही, लेट कर ही बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कनेक्ट कर रहा था अपने पूरे बॉडी में। जैसे होता है ना, रग रग में जैसे ब्लड बहता है, ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके बॉडी पर वो खुद एक्सप्लोर कर रहा था। एंड दूसरी तरफ उसकी सिसकियाँ सुनने के बाद, यानी कि विंग की सिसकियाँ सुनने के बाद, वांग जी जब अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, वो अपनी आंखों को तुरंत खोल लिया और वो विंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पे विंग अभी भी रो रहा था। वो लेट कर रो रहा था। उसकी हाथ वांग जी के चेस्ट पर था। ऑफकोर्स वांग जी ने खुद ही विंग के हाथों को उसके चेस्ट पर रखा था। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ब्लिंक करके विंग को देख रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अभी भी रो रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने हाथों को धीरे धीरे विंग के चेहरे पर लाता है और उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है। विंग ये महसूस करके फिर से रोने लगता है और वो लंजा का जो हाथ है ना, उसे पकड़ लिया था और भी टाइटली अपनी जो बॉडी था उस पर प्रेस करने लगा था। उसे इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था ना, वो भरोसा ही नहीं कर सकता था कि यहाँ पे उसका लंजा है। उसे लग रहा था कि वो अभी एक सपना देख रहा है जहाँ से वो उठ जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता है कभी भी उठना। वो इस सपने में ही रहना चाहता है। अगर उसे पूरी ज़िंदगी सपने में रहना हो तो वो रहेगा, अपने लंजा के लिए रहेगा। एक भ्रम भी होना तो उस भ्रम में भी वो रहना चाहता है। यही सोचकर वो लंजा के हाथों को अपनी बॉडी पर प्रेस कर कर ही रो रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ विंग के कानों पर वॉइस आता है, विंग मत रो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे क्लोज। ये सुनने के बाद विंग जितना रो रहा था ना, वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी एक छोटा सा स्माइल करता है और वो कहता है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सपना नहीं हूँ, देखो मुझे। ये कहकर वो विंग का हाथ अपने चेहरे पर रखता है और वो कहता है, मैं हकीकत में तुम्हारे सामने हूँ विंग, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। ये सुनकर विंग एकदम शॉक हो गया था और वो लंजा के चेहरे को टच करने लग गया था। उसके पूरे चेहरे को, उसके फॉरहेड को, उसके नोज़ को, उसके आइज़ को, उसके चेस्ट को ऐसे ही अपने हाथ को फिराते हुए कहता, लंजा तुम सच में हो, तुम सच में मेरे सामने हो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या तुम हकीकत में यहाँ हो। जहाँ पे लंजा विंग के हाथों को अपने हाथों में लेता है और वो कहता है, मैं यहाँ हूँ विंग, सामने हूँ, हकीकत में तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास विंग। जहाँ पे ये सुनकर विंग रोने लगता है और वो कहता है, पर ये कैसे, तुम मर गए थे ना। ये कहकर वो रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग का जो फेस था ना, अपने चेस्ट पर लगा लेता है। विंग लंजा को टाइटली हक कर लेता है। लिटरली दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक कर लिया था। विंग वांग जी के चेस्ट पर भी अपने नोज़, अपने चेहरे को रब करते हुए रोने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था, विंग को शांत कर रहा था। जहाँ पे विंग बहुत देर तक रोता है। उसके बाद वो तब जाके शांत होता है और वो लंजा की तरफ देखने लगता है। लंजा विंग के फेस को पकड़ता है और वो विंग के फॉरहेड पर किस करता है। वो कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। यह सुनकर विंग अपने फेस को लंजा के चेस्ट पर रखता है और वो कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लंजा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू लंजा, आई रियली लव यू।
ये सुनकर लंजा भी स्माइल करता है और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग जो लंजा के चेस्ट से अपने फेस को उठाता है और वो लंजा के फेस को देखने लगता है। लंजा भी विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे लंजा के फेस को पकड़ता है और वो अपने करीब, अपने फेस के करीब लाता है और वो लंजा को बिना वार्निंग देकर ही विंग लंजा के लिप्स पर किस कर देता है। विंग की ये एक्शन पर लंजा शॉक हो गया था। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो भी विंग के किस को रिटर्न करने लगता है। वो दोनों बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही जेंटल सा किस शेयर करते हैं, जहाँ पे विंग लंजा के लिप्स को सक कर रहा था बहुत ही सॉफ्टली। लंजा भी विंग के लिप्स को सक कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, क्यूटली किस कर रहे थे, जहाँ पे उनके किस में नॉइजेस भी आ रहे थे, लेकिन वो दोनों किस को ब्रेक नहीं कर रहे थे। वो दोनों ऐसे ही बहुत ही स्वीटली किस कर रहे थे। धीरे धीरे वांग जी विंग के ऊपर आ गया था एंड वो दोनों अब डीपली किस करने लगते हैं। लंजा विंग को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। विंग ने अपने हाथों को लंजा के नेक पर रैप कर लिया था एंड उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लिया था। वो ये एश्योर करना चाहता था कि हाँ, सच में लंजा उसके साथ है, उसके पास है, उसके करीब है। वो लंजा को फील करना चाहता था। वो लंजा के किस को फील करना चाहता था, लंजा के माउथ को फील करना चाहता था, जो वो अभी कर रहा था। ऐसे ही वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद लंजा विंग से अलग होता है और वो विंग को देखने लगता है। उसकी सांसें फूली हुई थी। दूसरी तरफ विंग भी गहरी गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि वो दोनों बहुत देर तक, तकरीबन 15 मिनट तक तो किस किया ही है, जहाँ पे विंग लंबी लंबी ब्रेथ ले रहा था। इसके आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे, जहाँ पे लंजा विंग के जो आंसू थे उसे पोंछता है और वो कहता है, अब मैं वापस आ गया हूँ विंग, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और कभी भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू मैं आने नहीं दूँगा। विंग ये सुनकर स्माइल करता है। उसके चेहरे पर अब जाके एक स्वीट सा स्माइल था। वो अपनी लंजा के नेक पर हाथ रखता है और उसे अपने और ज़्यादा क्लोज खींच लेता है। वो दोनों अब दोबारा किस करने लगते हैं। इस वाला किस थोड़ा सा एग्रेसिव था, जहाँ पे लंजा सॉफ्टली किस करना चाहता था, लेकिन विंग जो एग्रेसिव हो रहा था वो उस किस को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा था, जहाँ पे लंजा भी अब धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा था। वो दोनों अब दोबारा एग्रेसिवली किस कर रहे थे। ऐसे बहुत देर तक एग्रेसिवली किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों ही लंबी सांस ले रहे थे, जहाँ पे लंजा भी बेड पर लेट गया था। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों ही स्माइल करते हैं। लंजा और विंग दोबारा एक दूसरे को हक करते हैं। वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक बेड पर लेटे रहते हैं। तभी उसके जो रूम में नॉक होता है। बाहर से याओशी कहता है, हांगन जुन, क्या मास्टर वही का होश आ गया है। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग डोर की तरफ देखता है। डोर लगा हुआ था, बाहर से बस याओशी बोल रही थी। दूसरी तरफ जो हांगन जुन था, हांगन जुन कहता है, हाँ विंग को होश आ गया है। ये कहकर वो बिस्तर से उठता है और वो विंग के रोप को ठीक करता है। ऑफकोर्स वो दोनों जब किस कर रहे थे तो दोनों के जो रोप थे थोड़ा सा बिगड़ गए थे एंड विंग के जो रोप थे वो खुला हुआ था और उसमें जो जहाँ पे घाव का निशान था वहाँ पे लेप लगा हुआ था, जड़ी बूटी का एक मिश्रण वो लगा हुआ था इसीलिए। लेकिन वो जो मिश्रण था वो सूख गया था, जहाँ पे विंग अपने स्टमक पर देखता है, जहाँ पे एक लेप लगा हुआ था जो ऑलरेडी सूख गया था। जहाँ पे लंजा विंग के जो बेली था वहाँ पे चेक करता है कि हाँ उसका जो घाव था वो ठीक हो रहा था। ये लेप बहुत ज़्यादा ही काम का था। जहाँ पे जो याओशी रूम के अंदर आती है, जहाँ पे विंग लेटा हुआ था और वांग जी बेड पर बैठा हुआ था। जहाँ पे याओशी आती है। याओशी आने के बाद वो कहती है, मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आया हूँ, आप दोनों पहले खाना खा लीजिए। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी नोट करता है। दूसरी तरफ विंग, हाँ उसे बिलीव तो हो गया था कि लंजा उसके सामने है और लंजा हकीकत में है, लेकिन कैसे वो ये जानना चाहता था। जहाँ पे लंजा विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, लंजा पर तुम यहाँ कैसे, तुम तो ना। जहाँ पे ये सुनकर याओशी कहता है, वो मर तो गए थे लेकिन उनका सोल यहीं पर था। मास्टर वे, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था जो मैं उस टाइम के लिए छुपा के रखना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं श्योर था। खैर मैंने हांगन जुन को सब कुछ बता दिया है। हांगन जुन ही आपको ये बताएंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे ये कहकर वो उन लोगों के लिए वो खाना वहीं पर रखकर रूम से बाहर जाती है और दरवाज़ा लगा देती है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी सवाल भरी नज़रों से लंजा को देख रहा था। जहाँ पे लंजा विंग से कहता है, विंग तुम्हें वो टसल याद है। जहाँ पे लंजा ये बात को सुनकर विंग जो अपने रूप के अंदर चेक करता है कि हाँ वो टसल वो ढूंढ रहा था, लेकिन वो टसल उसे मिल नहीं रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा पैनिक हो गया और वो कहता है, वो टसल वो कहाँ गया, वो तो मेरे पास था ना, वो कहाँ गया। जहाँ पे लंजा उस टसल को अपने हाथों में दिखाते हुए कहता है ये। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ ये टसल। जहाँ पे लंजा कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही था विंग, ये टसल मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, तुम्हारे याद में। मैंने सोचा था जब तुम होश में आओगे तब मैं तुम्हें इस टसल को दूंगा तुम्हारे हाथों, तुम जब उसे अपने वेस्ट पर पहनोगे, ये इमेजिन कर मैंने इसे खरीदा था। उसके बाद जब मैं मर गया, मेरा जो सोल था वो इस टसल में कैद हो गया और कोइंसिडेंटली तुम्हारे पास ही ये टसल था। मैं शुरुआत से तुम्हारे साथ ही था विंग, शुरुआत से। मुझे लगा था कि मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया विंग। जहाँ पे विंग जो एक छोटा सा स्माइल करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और वो लंजा से कहता है, पर तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। मुझे इतना तो पता है कि इन सब में जिन गोंग्याओ है, लेकिन तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे, तुम यूं ही तो मिंग्याओ के ट्रैप में फंस नहीं सकते हो। मुझे बताओ लंजा, आखिर क्या हुआ था उस टाइम को और तुम्हें जिन गोंग्याओ के बारे में क्या क्या पता चला था।
ये सुनकर लंजा कहता है, मैं बताऊंगा विंग, पहले तुम्हें खाना खाना होगा उसके बाद। जहाँ पे ये सुनकर विंग पाउट करते हुए कहता है, नहीं मुझे सच जानना है लंजा, प्लीज़ मुझे बताओ। जहाँ पे लंजा कहता है, पहले खाना उसके बाद सच बताऊंगी मैं। जहाँ पे ये सुनकर विंग पाउट करते हुए कहता है, ठीक है। जहाँ पे लंजा विंग को खाना खिलाता है, उसके बाद उसे दवाई पिलाता है, पेन किलर। जहाँ पे उसके बाद विंग अब वांग जी की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगता है। जहाँ पे जो लंजा था, लंजा एक शाही करता है और वो कहता है, तो सुनो, तुम्हें तो ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सोल को तुम्हारे बॉडी पर लाया है। जहाँ पे लंजा की बातों को सुनकर विंग नोट करता है और वो लंजा के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों में। जहाँ पे लंजा विंग के जो हाथ था उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें बचाने के बाद मैंने तुम्हें याओशी के पास छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें होश आना ज़रूरी था। तुम्हारा होश आने में टाइम लग सकता था, इसीलिए मैं समय समय पर तुम्हें आकर देख जाता था। और वैसे भी तुम्हें मैं क्लाउड रेसेस नहीं रख सकता था क्योंकि तब ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँ। इसीलिए मैंने याओशी के पास तुम्हें छोड़ने का फैसला किया था। याओशी एक अच्छी लेडी है और वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख पाएंगी, वो अच्छे से ट्रीट कर पाएंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रखे गया था। उसके बाद मैं जब अपने क्लैन वापस गया, वापस जाने के बाद मैंने अपनी सिक ड्यूटी पर ध्यान देने लग गया था। जैसा कि मेरे भाई को मेरी हेल्प की ज़रूरत था, वो क्लैन लीडर थे, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी उनके छोटा भाई होने के नाते बहुत सारे काम, बहुत सारे जिम्मेदारी मुझे लेना था, मैं वो पूरा करता गया। उसके साथ साथ हमारा आईवान, उसे भी मैं भरा करता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पास एक लेटर आया था, वो भी नी हुसैन का। नी हुसैन मुझे अर्जेंटली नी क्लैन बुला रहा था। हालांकि मैं पहले नहीं जाना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम पड़ा हुआ है और वैसे भी मैं 2 दिन से तुमसे मिलने नहीं जा पाया था, इसीलिए मैं पहले तुमसे मिलना चाहता था। तो मैंने नी हुसैन को एक लेटर भेजा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा। उसके बाद मैं पहले दिन ही तुमसे मिलने चला गया। नी हुसैन से मिलने से पहले मैं तुम्हारे पास गया था तुमसे मिलने के लिए। मैंने तुम्हें देखा, उसके बाद मैं वहाँ से डायरेक्ट नी क्लैन की ओर चला गया। नी क्लैन पहुँचने के बाद नी हुसैन मुझे बताया कि उसको बख्शिया मिल गया था। मैं जानता था बख्शिया कितना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर बख्शिया किसी गलत हाथ में पड़ जाता तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो सकती थी। सबसे बड़ी बात, बख्शिया को डार्क एनर्जी से कंट्रोल किया जा सकता था। हालांकि मुझे पता है कि डार्क एनर्जी सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके बाद मुझे मतलब जिन गोंग्याओ के बारे में नी हुसैन से ये भी पता चला कि जिन गोंग्याओ एक म्यूज़िक प्ले करता था, जिस वजह से नी मिंजी की जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ रहा था, एंड उसकी वजह से ही नी मिंजे का मौत हुआ था। ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। नी मिंजे, जिन गोंग्याओ और मेरा भाई, वो तीनों ही स्वॉन ब्रदर्स थे, तो अचानक जिन गोंग्याओ ऐसा क्यों करेगा, यही मुझे डाउट होने लगा था। उसके बाद मैंने नी हुसैन को अपनी एश्योरिटी दी कि वो इसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। यही सोचकर मैं वहाँ से नी क्लैन से निकल गया था। नी क्लैन से निकलने के बाद मैं पहले अपने क्लैन गया था। क्लैन जाने के बाद मैं कुछ सामान लिया, उसके बाद अपने सारी डिटेल्स को मैंने कुछ देर के लिए अंकल को सौंप दिया और आयान को भी मैंने अंकल को सौंप दिया ताकि वो आयान का ध्यान रखे। आयान तब छोटा था, वो मेरे बिना नहीं रह पाता था, इस वजह से। उसके बाद मैं वहाँ से डायरेक्ट जिन क्लैन की तरफ चला गया। मैंने इस बारे में अपने भाई से कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो ऐसे ही विश्वास नहीं करेंगे, वो मिंग्याओ की तरफ ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैंने पहले खुद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। उसके बाद मैं जिन क्लैन पहुँच गया था। जिन क्लैन पहुँचने के बाद मैं एक इन में रुक गया था। मैं पहले जिन महल में नहीं जाना चाहता था। विंग, तुम्हें तो पता है ना, हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई मैसेज एक फॉरबिडन टेक्निक होता है। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है, वो कहता है हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है, बटरफ्लाई से हम मैसेज तो भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग बटरफ्लाई से एक और चीज़ कर सकते हैं। हम लोग उस बटरफ्लाई से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कनेक्ट कर वो बटरफ्लाई जहाँ जहाँ देख पाता था, मैं भी अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से मैं भी देख पाता था। तो इसीलिए मैंने अपने बटरफ्लाई को जिन गोंग्याओ के महल पर भेजा था। महल पर भेजने के बाद मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर से उस बटरफ्लाई को जिन गोंग्याओ के कमरे पर लाया था। मैंने जिन गोंग्याओ को देखा था। जिन गोंग्याओ जो अपने सभा को ख़त्म करने के बाद अपने रूम पर आया था। रूम पर आने के बाद मैं उसकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे मैंने देखा कि जिन गोंग्याओ उसके ही रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम था, वहाँ पे जा रहा था। मैं भी बटरफ्लाई के थ्रू ही उस कमरे के अंदर चला गया। मैं एक साइड कॉर्नर पर एक ऐसी जगह छुप गया ताकि मैं किसी की नज़र में ना आऊँ, स्पेशली जिन गोंग्याओ की नज़र में नहीं आऊँ। यही सोचकर मैं वहाँ पर छुप गया था। उसके बाद उस रूम में मैंने देखा जिन गोंग्याओ एक कैबिनेट को ओपन किया था। उस कैबिनेट पर जो था ना, वो देखकर मैं हैरान हो गया था। वो और कोई नहीं, रेड ब्रेड मास्टर का कटा हुआ सर था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उस कटा हुआ सर के ऊपर बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए थे। और उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि वहाँ पे बख्शिया भी था। बख्शिया भी बहुत ही सिक्योरली एक बॉक्स पे था, जिस बॉक्स पे बहुत सारे तालिस्मान लगा हुआ था। वही तालिस्मान जो तालिस्मान तुमने क्रिएट किया था विंग। मैं ये देखकर हैरान हो गया था और मैं कंफर्म भी हो गया था कि हाँ, जो नी हुसैन कह रहा था वो सच है। उसके बाद मैंने सुना कि जिन गोंग्याओ बोल रहा था, उस सर को देखकर, यानी कि रेड ब्रेड मास्टर के जो हेड था, उसे देखकर वो बहुत ही नफरत से एक बात बोला था। जहाँ पे जिन गोंग्याओ ने कहा था, कैसा लग रहा है मरकर, बहुत उड़ रहे थे ना मेरे सामने। क्या बोला था तुमने कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा हूँ? तुम निहायत ही एक घटिया इंसान थे जो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा कहने का? तुम्हारा कोई हक नहीं मेरे मदर के बारे में बोलना और मेरे बारे में इतना घटिया शब्द यूज़ करना। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उस सर को देख रहा था और उस सर के ऊपर अपनी लात मार रहा था। वो सर उसने उस कैबिनेट से बाहर निकाल कर ये सब बोल रहा था। मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गया था। इसका मतलब नी हुसैन ने सही कहा था, रेड ब्रेड मास्टर को और कोई नहीं, जिन गोंग्याओ ने ही मारा था। उसके बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारा सिस्टर यान ली, जो उस युद्ध में मारी गई थी, उसे भी जिन गोंग्याओ ही वहाँ पे लाया था। उस युद्ध के मैदान में
ताकि तुम कमज़ोर पड़ जाओ। मुझे धीरे धीरे उसकी सारी सच्चाई पता चल गई, जो वो वहीं पर उस सीक्रेट रूम में अपने मुंह से ही कबूल कर रहा था। वो सबको मैनिपुलेट किया था, इनफैक्ट मुझे भी, मुझे, ब्रदर को, सबको, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको उसने मैनिपुलेट किया था। जिन गोंगशान का मौत का रीज़न भी जिन गोंगयाओ ही है, और जिन जुशन का भी। जिन जुशन को भी वो ही अपने गंदे इरादों से मार दिया था, और वो तुम्हें भी मार दिया था। वो भी ये सब कुछ मैनिपुलेट करके किया था, उसने सबको मैनिपुलेट किया था ताकि वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए। उसने ही सबको तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, जिस वजह से सब लोग, सारे कल्टीवेशन मतलब वर्ल्ड के जितने भी एल्डर्स थे, जितने भी कुल प्रमुख थे, सब लोग तुम्हारे खिलाफ चले गए थे सिर्फ जिन गोंगयाओ की वजह से। ये सब कुछ जानने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना निर्दय कैसे हो सकता है कि वो इन सबको मार दिया, इन सब का मौत का रीज़न वो बन गया, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं था। विंग, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके सामने उसे एक्सपोज करूँगा। जिन गोंगयाओ अपने आप को शुरुआत से अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें याद है विन रोहन को मिंग्याओ ने मारा था। ये भी उसका ही प्लान का हिस्सा था। उसने ही ये सब कुछ सबके दिलों में अपना जगह बनाने के लिए किया था। ये सब कुछ उसने खुद उस रूम में कबूल किया था। मैं ये सब कुछ सुनकर अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैं गुस्से में भड़क गया था। उसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया था, उसकी वजह से मैंने तुम्हें खोते खोते बचा, उसकी वजह से तुम्हारी परिवार, मेरा लैंड क्लैन, सब कुछ में जैसे उलट पलट हो गया था। तुम मेरे ज़िंदगी से चले जाने वाले थे। ये सब कुछ सोचने के बाद मैं खुद को और हैंडल नहीं कर पाया। मैं डायरेक्ट उस इन से बाहर निकला और डायरेक्ट मैं जिन क्लैन के महल के अंदर चला गया। जिन क्लैन आने के बाद, मतलब जिन महल में आने के बाद जिन गोंगयाओ आया था मुझे मतलब रिसीव करने के लिए। उसका वो जो सिंपल और पोलाइट चेहरा था ना, उस पोलाइट चेहरे के अंदर का जो शैतान था, मैंने उसे देख लिया था। जो बीस्ट था उसे मैंने देख लिया था। तो अब उसकी भोले चेहरे को देखकर मैं फिसलने वाला तो बिल्कुल नहीं था। मैं उसे लेकर उसके कमरे पर गया। मैंने बोला कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो भी प्राइवेटली। ये सुनने के बाद जिन गोंगयाओ ने मुझे उसके कमरे पर लेके गया। उसके बाद मैंने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया कि वो मुझे उसके सीक्रेट रूम को दिखाए। बस बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद जाके वो मान लिया और मुझे लेकर सीक्रेट रूम पर आ गया। एंड सीक्रेट रूम आने के बाद मैंने देखा कि उसने सब कुछ, जो चीज़ें मैंने उस बटरफ्लाई के थ्रू देखा था, वो सब कुछ गायब था। वहाँ पे कुछ नहीं था, ना ही बख्शिया था और ना ही जो नीम मुंजे का कटा हुआ सर था वो था। मैंने सब कुछ ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। मैं समझ गया था कि ये जिन गोंगयाओ का ही चाल है। जिन गोंगयाओ ये सब कुछ हटा दिया था। जिन गोंगयाओ ने मुझसे आने से पहले ही शायद वो समझ गया था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए सब कुछ उसने हटा दिया था। लेकिन फिर भी मैं इतना गुस्से में था कि मैंने उसे सब कुछ सुना दिया। उसे मैंने बोला कि मुझे उसकी जो गंदी सच्चाई था उसके बारे में पता चल गया है। बहुत जल्द ही मैं उसकी जो सच्चाई है वो मैं सबके सामने लाऊंगा। जैसा मैंने बोला था मैं वही काम करने लग गया था। मैं सारे प्रूफ, जितने भी प्रूफ मेरे पास है, मैं उन सबको इकट्ठा करने लग गया। मैं सबको ये बताना चाहता था कि जिन गोंगयाओ ही इन सब में मेन कल्प्रिट था और उसने ही ये सब कुछ किया है। इन सब के बारे में मैं सबको, स्पेशली अपने भाई को बताने वाला था। यही सोचकर मैं आखिरी बार तुम्हें मिलने गया था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सफोकेटेड, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा ही मुझे बुरा लग रहा था। क्योंकि मेरे भाई जिन गोंगयाओ को बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना ट्रस्ट करते थे कि मैं नहीं चाहता था कि उनका ट्रस्ट टूटे। लेकिन उन्हें जानना होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है जिन गोंगयाओ को भरोसा करके, एक ऐसे बीस्ट को भरोसा करके जो इन सब चीज़ों का मेन कल्प्रिट था, इन सब का मास्टरमाइंड था। तो मैं क्यों मैं अपने मुंह को बंद रखूँ। ऑफकोर्स मैं इन सब के बारे में अपने भाई को बताने वाला था। इसीलिए मैंने पहले अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि मैं डर रहा था अपने भाई को ये सब कुछ बताने के लिए, सब कुछ प्रूफ दिखाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने गया था। मैं तुम्हें मिलने वही क्वार्टर के सामने चला गया था। मैं तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हारे साथ बातें किया। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को सुन नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था ये सब कुछ के बारे में, लेकिन तुम कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे थे। खैर, मैंने तुमसे थोड़ी देर वहीं पर बैठकर बातें किया। उसके बाद मैं वहाँ से उठ गया और कर मैं वहाँ से जाने वाला था। आखिरी बार मैंने याओसी से कहा था कि मेरे विंग का ख्याल रखें, वो विंग को प्रोटेक्ट करें। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गया था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, जिस वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर थोड़ा सा कमज़ोर था, मेरा कोर थोड़ा सा कमज़ोर था। ऐसा नहीं कि मैं अपने कोर को ठीक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सोचकर मैं उस जगह से निकल कर, जिन क्लैन से निकल कर, क्योंकि याओशी जिन क्लैन के मतलब बॉर्डर में रहती थी, तो मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं जिन क्लैन के बाज़ार को मतलब क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मैं जंगल में आ गया था। ऑब्वियसली तुमसे बात करते करते बहुत रात हो गई थी, मुझे घर वापस जाना था, इवान को देखना था और ये सब कुछ के बारे में अपने ब्रदर को तो भी कहना था। यही सोचकर मैं जंगल को पार कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि उस जंगल में कोई तो था जो मुझे फॉलो कर रहा है। इसीलिए मैंने अपनी तलवार को टाइटली पकड़ लिया था। मैं तैयार था, जो भी है मैं उसे अटैक करने के लिए तैयार था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो लोग हैं वो अच्छे नीयत से तो बिल्कुल नहीं आए हैं, वो मुझसे हमला करने के लिए आए हैं। यही सोचकर मैं अपने तलवार के साथ तैयार था। जब मैं एकदम जंगल के एकदम बीच से क्रॉस कर रहा था, तभी बहुत सारे कल्टीवेटर वहाँ पे आ गए थे। मतलब बहुत सारे ब्लैक रोब में अपने फेस को ढककर आ गए थे। मैं तैयार था अपनी तलवार के साथ। ऑफकोर्स मैं भले ही थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन इतना नहीं कि मैं इन सबसे लड़ नहीं सकता था। लेकिन मेरी शक गलत निकला। वो जो गार्ड्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ थे। उनके अंदर जैसे स्पिरिचुअल पावर थी, वैसे भी डार्क एनर्जी भी थी। मैं शॉक हो गया था कि डार्क एनर्जी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया था कि आखिर ये कौन हो सकता है। जिन गोंगयाओ। मैंने जिन गोंगयाओ को धमकी दिया था कि मैं ये सब कुछ मैं अपने ब्रदर को बता दूंगा, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सबको बता दूंगा, तो उसने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे थे।
लेकिन मैं उन सब से लड़ने लग गया था। वो लोग मेरे ऊपर बैक टू बैक हमला कर रहे थे और मैं भी बहुत आसानी से इन सबको हरा भी रहा था और मैं अपने गुचिन को भी प्ले कर रहा था। वो लोग जो लोग भी थे वो लोग डार्क एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे। वो लोग अपने डार्क एनर्जी से मुझ पर हमला कर रहे थे। मैं अपने गुचिन को प्ले कर रहा था। मुझे याद है कि याओशी ने मुझे मना किया था कि अभी मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल ना करूं, लेकिन मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए यही स्पिरिचुअल पावर थी जो मुझे इस्तेमाल करना था। ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर मैंने इस्तेमाल कर लिया था जिस वजह से मैं कमज़ोर बन गया, लेकिन फिर भी मैं गुचिन प्ले करना नहीं रुका था उन सबको मारने के लिए। एंड फाइनली बहुत देर तक अपने गुचिन प्ले करने के बाद मैंने उन सबको हरा दिया था। वो लोग ज़मीन पर एकदम मरे पड़े थे। फिर मैं बहुत ही मुश्किल से चलते हुए जा रहा था क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल कोर जो स्पिरिचुअल पावर थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन चुकी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं वहाँ से जाने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर एक जो गार्ड था वो एक पिन मेरे गर्दन पर चुभा देगा, एक जहरीला पिन। जब मेरे नेक पर एक पेन फील हुआ तब जाके मैं रियलाइज़ किया था कि उन गार्ड में से एक इंसान ने मेरे गर्दन पर एक पिन स्टैप कर दिया था और वो पिन कोई नॉर्मल पिन नहीं था, ये जहरीला पिन था। निडल, एक जहरीला निडल जो बहुत ज़्यादा छोटा था। उस निडल में जहर था। ऑलरेडी मेरा कोर और मैं कमज़ोर था। ये निडल पड़ने के बाद मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मैंने उस निडल को अपने अंदर से हटा तो ले लिया, लेकिन जहर मेरे अंदर फैल रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे पास जितना समय है मैं सब कुछ अपने भाई को बताना चाहता था। मुझे डर था कि मैं ये सब कुछ नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से उस जंगल को पार किया। उस जंगल को पार करने के बाद मुझे एक गाँव दिखा और गाँव में ही एक क्वार्टर। मैं उस क्वार्टर के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ गया था क्योंकि मैं अब और नहीं चल रहा था, चल नहीं पा रहा था। वहीं पर एक बुजुर्ग मैन थे। वो मतलब मिडिल एज के थे, ज़्यादा एज उनका नहीं था। वो मुझे देख लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पर मतलब लाया, उसके क्वार्टर पर लाया। उसके क्वार्टर पे लाने के बाद मैं वो मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा अंदर वो जहर बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैं शायद ना बचूँ, इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक पेन और पेपर ला के दे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उस लेटर में लिखना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता था सिर्फ तुम्हारा। मुझे पता है कि तुम इन सब को संभाल लोगे। मुझे लगा था कि मैं शायद तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, इसीलिए मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर मैंने अपने ब्रदर के लिए लिखा था और मेरी चीज़ें जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था, मेरा डायरी जो मैं बहुत पहले से लिखता था, उस डायरी को और वो जेट टसल को मैंने उस लेटर के साथ ही उस मिडिल एज इंसान के साथ दे दिया। और मैंने उनको बताया अगर मैं ज़िंदा ना रहूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो ये सब कुछ क्लैन लीडर के हाथों दे दीजिएगा, बहुत ही सेफली। ये मैंने कह दिया था। वो मिडिल एज आदमी ने मुझे बहुत बार मेरे अंदर से जहर निकालने की कोशिश किया था, लेकिन मैं उस जंगल से यूँ ही चल के आया था। मेरे पूरे बॉडी पर ये जहर इतना फैल गया था और मेरा कोर भी उस जहर को फैलने से रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोर कमज़ोर था। इस वजह से वो जहर मेरे अंदर फैल गया। मैं वहीं पर उस बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उस जहर को अपने बॉडी के अंदर से बाहर निकाल पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। धीरे धीरे मैं अपनी आंखों को बंद करने लग गया था। मुझे समझ आ गया था कि शायद यही मेरा अंत है, यही मेरी आखिरी सांस है। मैं उस टाइम को भी मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैं एक बार तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता था, लेकिन शायद मेरे पास उतना वक्त नहीं था। विंग, मैं अपनी आंखों को एकदम से बंद कर लिया था। अब इसके बाद से मैं बोलता हूँ, इतनी देर तक लंजा ने बोला था, अब मैं बोलता हूँ उसके बाद से क्या हुआ था। जहाँ पे लंजा की आंखों को बंद करने के बाद उसका जो नस था धीरे धीरे वो बंद होने लग गया था। उसकी जो धड़कनें थी वो भी धड़कना जैसे बंद करने लग गया था। वो जो मिडिल एज आदमी था वो लंजा को बहुत देर तक बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाए। फाइनली जाके लंजा का जो बॉडी था वो ठंडा पड़ गया था। वो मिडिल एज आदमी कोई कल्टिवेटर नहीं था, इसीलिए उनको पता भी नहीं था कि वांग जी प्रॉपरली नहीं मरा है, उसके अंदर जहर भर गया है। उसकी पूरी बॉडी एकदम सिर्फ पत्थर, वो होता है ना कि अगर बॉडी से सोल चला जाए तो एकदम ठंडा पड़ जाता है, धीरे धीरे सफ़ेद पड़ जाता है, ठीक वैसे ही लंजा के अंदर से अपना उसका सोल से बाहर आ गया था, लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ी सी होता है ना लाइफ था। वो कह सकते हो कल्टिवेटर की ना वो कोर होती है जो अभी भी लंजा के शरीर में दौड़ रहा था। जैसे हमारे शरीर में जैसे खून दौड़ता है ना, ठीक वैसे ही कल्टिवेटर के अंदर खून के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी दौड़ती है। लेकिन ये चीज़ वो मिडिल एज इंसान समझ नहीं पाए थे। 1 हफ्ते तक ट्राई करने के बाद भी जब वो उस हंगुन जुन को बचा ना पाए, उसके बाद हंगुन जुन ने जो आखिरी इच्छा उनको जताई थी वो पूरा करने के लिए हंगुन जुन की वो जो डायरी और टसल और लेटर लेकर वहाँ से चला गया था लैंड। वो अपने क्वार्टर को लॉक लगा कर गया था और वो बॉडी वहीं पर था, लंजा का बॉडी। लंजा की जो सोल थी, लंजा की सोल भी उस टसल के साथ चला गया था। लंजा तब समझ नहीं पाया था कि वो उस टसल के अंदर था, वो जैसे अपने होश में नहीं था। जहाँ पे वो जो मिडिल एज इंसान था वो उस लैंड गए थे एंड लैंड जाने के बाद वो टसल और वो सब कुछ जेबुज उनके हाथ में दे दिया था। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो वांग जी था लैंड से जब बाहर आया था तब उसने एक लेटर लिखा था जहाँ पे उसने लिखा था कि वो एक काम के लिए बाहर जा रहा है। ये बहुत पहले था। वो असल में जो विंग था, विंग के लिए जाता था। वो विंग के लिए बहुत टाइम तक रहने के लिए जाता था, जिस बारे में उसने लैंड चेचन से नहीं कहा था, इसीलिए वो लेटर वहीं पर पड़ा हुआ था। और लैंड चेचन तब तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे, इसलिए उनको पता भी नहीं था कि वांग जी नहीं था। वांग जी किसी को बताकर विंग से मिलने नहीं जाता था, इसीलिए वो लेटर बहुत पहले से पड़ा हुआ था। और ये देखकर लैंड चेचन को लग गया था कि वांग जी कोई काम के लिए गया था, लेकिन ये लेटर बहुत पहले का था। एंड उसके बाद वो 2 महीने बीत गया था। 2 महीने बाद जाके लैंड चेचन के पास वो जो मिडिल एज आदमी था वो आया था
वांग जी को मिंगाओ की जो सच्चाई थी वो पता चली थी 1.5 महीने बाद, और जब उसे पता चला तो वो सच्चाई को मतलब इन्वेस्टिगेट करने लग गया था और उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। जब उसे पता चला तो वो ये सब कुछ अपने भाई को बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही लान वांग जी का सोल उसके बॉडी से अलग हो गया। उसके बाद तो वो मिडिल एज आदमी वो सब कुछ मतलब लैन चिचेन के पास भेज दिया था, जहाँ पे लैन चिचेन मतलब अपने भाई से मिलने के लिए वही क्वार्टर के पास गया था। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे लैन चिचेन तो कल्टीवेटर है, तो यहाँ पे सवाल रह सकता है कि लैन चिचेन तो समझ पाते ना कि वांग जी के जो मतलब कोर है वो अभी भी मतलब स्टेबल है, अभी भी मतलब लान वांग जी के बॉडी पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ रहा है। तो मैं बता दूँ, लान वांग जी को ऐसी हालत में देख खरीदे वो इतना ज़्यादा टूट गए थे कि वो ये चीज़ ध्यान नहीं दिया था कि वांग जी के बॉडी पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो चल रहा है। वो सिर्फ ऊपर से ये देखे थे कि लान वांग जी का जो बॉडी था वो ठंडा पड़ गया था, इसी से वो डर गए थे। हाँ, हालांकि उसके बाद जब लान वांग जी की बॉडी को लैंड के लैंड लाया गया था, उसके बाद हीलर्स भी उनको चेक किया था। असल में उस टाइम को लान वांग जी की जो मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो ठीक से लान वांग जी की बॉडी पर चल नहीं रही थी, जिस वजह से हीलर्स को भी लग गया था कि हाँ, हांगो जुन का डेथ हो गया था। लेकिन जैसे मतलब धीरे धीरे वांग जी का जो कोर था वो मतलब लान वांग जी की बॉडी पर मतलब बहुत ही कम मात्रा में फ्लो करने लगा था। ये हीलर्स जब चेक किया था ना, उसके बाद ही वांग जी के जो क्या कहते हैं बॉडी था, बॉडी में वांग जी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो फ्लो हो रहा था, वो भी बहुत ही कम मात्रा में, जो फील नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है। तो यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट पर आते हैं। प्रेजेंट पर ये सब कुछ विंग सुन रहा था। विंग शॉक भी था, गुस्सा भी था और हैरान भी था, दुख भी था उसके अंदर। इसका मतलब उसकी शिजे, उसकी साथ हुई सब कुछ में जिन गोंग्याओ ही था। जिन गोंग्याओ ने उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया और वो वांग जी को भी मारना चाहता था, वांग जी को भी मार दिया था। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। लान वांग जी को वो अपने लंजा को मतलब खो नहीं सकता है। ऑफ कोर्स उसने एक बार खो लिया था, जिसका दर्द उसने झेल लिया था, और वो अब दोबारा लान वांग जी को खोना नहीं चाहता था। और ये जिन गोंग्याओ इतना नीचे गिर सकता है विंग कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हाथ की जो मुट्ठी थी वो टाइट हो चुकी थी, जहाँ पे लंजा विंग के जो हाथ थे उसे कस के पकड़ता है और वो कहता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ और मैं जिन गोंग्याओ को उसकी गलतियों का सज़ा देना चाहता हूँ। मेरे पास अभी भी वो सब कुछ प्रूफ है। तुम्हें पता है, जिन गोंग्याओ को पता चल गया था कि मैंने तुम्हें जिंदा कर लिया था। मैं तुम्हारे साथ ही एक सोल बनकर उस टसल में था, तो मैं महसूस कर सकता था कि तुम्हारे आसपास मुसीबत है जो तुम्हारे साथ टकरा सकता था। मैं ये समझ गया था कि जो जिन गोंग्याओ है वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने लग गया। मैं तुम्हें सच्चाई भी बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं एक सोल था तो मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें आईने के थ्रू टच कर पाता था, इसके अलावा मैं बात नहीं कर पाता था। और मैं ये भी श्योर नहीं था कि तुम मुझे देख पाते हो या नहीं। एक बार जब एक अटैकर तुम्हें हमला करने आया था, तब पहली बार शायद तुमने मुझे देखा होगा। उसके बाद मैं उस टसल से बाहर नहीं आ पाया। इसका मतलब मैं उस टाइम को शायद थोड़ा बहुत डाउट कर लिया था कि मैं बाहर आ सकता हूँ, लेकिन जब तुम मुसीबत में होगे तभी मैं उस टसल से बाहर आ पाऊंगा। ये जान के मैं थोड़ा सा खुश था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा सोल कितनी देर तक तुम्हें बचा पाएगा। और मुझे ये भी तो नहीं पता था कि मेरा बॉडी याओशी ने यहाँ पे आके रख दिया है। और वांग जी याओशी के बारे में भी बताता है, आखिर याओशी ने कैसे उसके बॉडी को यहाँ तक लाया था। विंग ये सब कुछ सुनकर याओशी से मतलब थैंक यू कहना चाहता था कि उसकी वजह से वो अपने लंजा को वापस पाया है। लंजा आज उसके सामने सही सलामत है। वो ग्लैड था याओशी के ऊपर। वो याओशी से शुक्रिया कहना चाहता था अपने प्यार को वापस उसके पास देने के लिए। जहाँ पे वांग जी ये सब कुछ कहने के बाद वो विंग को हक कर लिया था। लंजा भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोबारा कभी जिंदा हो पाएगा, दोबारा कभी अपने बॉडी पर वापस आ पाएगा और दोबारा ऐसे अपने प्यार अपने विंग को हक कर पाएगा। लेकिन वो खुश था अपने विंग को वापस पाके। विंग भी लंजा को हक कर लिया था। वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक रहते हैं। उसके बाद लंजा विंग के रोप को मतलब पहनने में हेल्प करता है, जो रोप मतलब खुला हुआ था उसे पहनने में हेल्प करता है। उसके बाद लंजा विंग को उठाता है। विंग जो लंजा का सहारा लेकर ही उस रूम से बाहर आता है, जहाँ पे याओशी बाहर बैठी हुई थी टेबल के सामने, जहाँ पे विंग और जो वांग जी था वो लोग भी वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग याओशी से मतलब शुक्रिया कहती है उसके लंजा को सेव करने के लिए, उसके लंजा के बॉडी को सही सलामत रखने के लिए। उसके बाद विंग मतलब याओशी से कहता है कि उसे यहाँ पे आने के लिए एक लेडी कहा था। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब याओशी कहता है वही लेडी जो तुम्हें लेटर भेजकर जिन क्लैन के जंगल में मिला था। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है। जहाँ पे याओशी कहता है तुम्हें पता है वो कौन है? जहाँ पे विंग मना करता है। जहाँ पे याओशी कहता है वो और कोई नहीं जिन गोंग्याओ का वाइफ चिनशु है। चिनशु ने ही तुम्हें यहाँ तक मेरे तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है। यहाँ पे ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही मतलब हैरान हो गए थे। जहाँ पे जो मतलब वांग जी कहता है चिनशु, इसका मतलब मैं जो पहले उस गर्ल के साथ मिला था वो चिनशु था। जहाँ पे ये सुनकर जो याओशी थी वो कहती है हाँ वो चिनशु ही था। असल में पहले लेडी से जो वांग जी मिला था उसका फेस ढका हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया था, वैसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे वांग जी उस लेडी से मिला था जिसका फेस एकदम ढका हुआ था, मतलब देख कर भी पहचाना नहीं जा सकता था, तो वांग जी भी पहचान नहीं पाया था। असल में ये जो लेडी था यानी कि चिनशु ही वांग जी को मदद कर रही थी जिन गोंग्याओ के खिलाफ सबूत ढूंढने में, और उसी सबूत में
वो फेक यन मेटल था। वो फेक यन मेटल के बारे में ही बताने के लिए चिंगशू ने लान वांग जी को लेटर भेजा था कि वो इस फेक यन टाइगर सील के बारे में वो बताना चाहते थे। इसीलिए वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया था। असल में जिन गोंगियाओ ट्राई कर रहा था विंग की तरह ही यन टाइगर सील को बनाने की, वो भी डार्क एनर्जी से, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। ये मेटल सिर्फ एक मेटल के अलावा कुछ नहीं रहा था। और चिंगशू जो जिन गोंगियाओ की वाइफ थी, तो वो ये सब कुछ को जानती थी, यानी ये सब कुछ वो वांग जी को बताया था। एंड वांग जी इसी से तो वो अपना प्रूफ ढूंढ रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो लेडी उसे हेल्प कर रही है वो और कोई नहीं चिंगशू था, जो अभी अब पता चल रहा था। जहाँ पे जो याशी ये सब कुछ बताती है, जहाँ पे वो लोग इस बारे में कुछ देर बाद कहते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग पहले जिन क्लैन के बाजार पर आते हैं, क्योंकि याशी का जो क्वार्टर था वो जिन क्लैन के जो बॉर्डर था वहाँ के बहुत करीब थी, तो वहाँ से बाजार थोड़ा दूर था जहाँ पे विंग चल रहा था। लेकिन वांग जी को दिख रहा था कि विंग चलने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में। ये देखकर वांग विंग कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे लंजा कहता है, तुम चुपचाप मेरे गोद में बैठी रहो, तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें कैरी करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से विंग को लेकर जाने लगता है। जहाँ पे वांग जी का ऐसा हरकत देखकर विंग को शर्म आ रहा था। वो कोई ऑफकोर्स लेडी नहीं है जो ऐसे वांग जी उसे उठा सकता है। जहाँ पे वांग जी को विंग बता रहा था कि वो कोई फीमेल नहीं है कि वो ऐसे उसे उठाए और वो चल सकता है। उसका फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो रहा था, लिटरली उसका चेहरा एकदम बर्न कर रहा था। शर्म के मारे विंग ने अपने फेस को लंजा की एकदम गर्दन में छुपा लिया था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी स्माइल कर रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल था। और वांग जी के हंसते हुए देखकर, स्माइल करते हुए देखकर विंग के चेहरे पर भी स्माइल था। वो विंग वांग जी के चेहरे को देख रहा था। ऐसे ही वांग जी और विंग बाजार में आ गए थे। बाजार में आने के बाद वांग जी अपने फेस पर मास्क लगा लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और उसने अपने फॉरहेड रिबन को भी खोल दिया था अभी के लिए, क्योंकि अभी इन सबको वो बताना नहीं चाहता है कि वो जिंदा है। वो इन सब के बारे में प्लान करके वहाँ जाएगा। यही सोचकर वो अपने फेस को ढक लिया था एक सफ़ेद रोब से। दूसरी तरफ विंग वांग जी के गोद में था और उसने अपने फेस को एकदम वांग जी के गर्दन पर छुपाया हुआ था, तो कोई उसका फेस देख भी नहीं पा रहा था। बाजार में सब लोग विंग और वांग जी को देखे जा रहे थे। ना ही वो हंगुन जुन को पहचान पा रहे थे और ना ही वो विंग को पहचान पा रहे थे। विंग जो एक ब्लैक एंड रेड वेयर किया हुआ था, जहाँ से वो लोग बाजार से जा रहे थे। सब लोग उनको घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। लिटरली विंग का पूरा बॉडी जैसे बर्न कर रहा था, एकदम उसका टमाटर जैसा टमाटर जैसा एकदम फेस हो चुका था। किसी को मुंह दिखाने वो शर्म फील कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पे वांग जी एक इन पर आता है। इन पर आने के बाद वो वहाँ पे एक रूम बुक कराता है और वो विंग को लेकर ही उस रूम में चला जाता है। जहाँ पे रूम में आने के बाद वो विंग को बेड पर बिठा देता है, बिठा देता है। दूसरी तरफ विंग जो अभी भी अपने फेस को नीचे झुकाए हुए थे, लिटरली उसे इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वहाँ पे विंग के फेस को वांग जी अपनी तरफ घुमाता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ? जहाँ पे वांग जी के फेस को देखकर विंग अपने फेस को दोबारा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को दोबारा अपनी तरफ घुमाता है और वो कहता है, विंग क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर यहाँ पे लाया हूँ? जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता, नहीं ऐसा नहीं है, वो बस मैं थोड़ा सा शर्म आ रहा था। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी विंग के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब दुनिया वाला जो सोचे सोचने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम साथ हो, बस मुझे यही चाहिए। ये सुनकर विंग वांग जी से कहता है, लंजा तुम प्लीज़ ये सब कुछ बताने से पहले, बोलने से पहले वार्निंग दिया करो। तुम्हारी इतनी स्वीट बातें मैं झेल नहीं पाऊँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी विंग के मुंह पर हाथ रखता है। वो कहता है, विंग ऐसी बात दोबारा मत करना। जहाँ पे ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी का चेहरा सीरियस था। अब वो दोबारा विंग को नहीं खो सकता है। ऑफकोर्स एक बार वो खो चुका था और वो खुद भी मौत के मुंह से वापस आया था, तो वो कैसे दोबारा ये मौत की बात सुन सकता है? ये देखकर विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और वो कहता है, लंजा आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे लंजा विंग को हक करता है और वो कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा विंग, कभी नहीं। ये कहकर वो बेड पर बैठ गया था और विंग जो खुद वांग जी के लैब पर बैठ गया था, उसके ऊपर आ गया था और वो अपने दोनों पैरों को लंजा के दोनों तरफ रख दिया था और अपने पैरों से ही लंजा को एकदम रैप कर लिया था और अपने जो फेस था उसे लंजा के नेक पर रख दिया था और वो उसके पीठ को सहला रहा था, क्योंकि लंजा के आंखों में वो पैनिकनेस वो देख पाया था, वही डर, वही विंग को खोने का डर, विंग से दूर जाने का डर लंजा के आंखों में विंग ने फील कर लिया था। इसीलिए वो लंजा को शांत कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा चिपके हुए थे ना, जैसे कि वो एक ही इंसान हो। जहाँ पे विंग लंजा के फेस पर किस करने लगता है ताकि वो लंजा को ये सब कुछ भुला सके। जो भी लंजा अपने माइंड में सोच रहा था वो लंजा के पूरे फेस पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। लंजा अपने आंखों को बंद किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे वांग जी के आइज़ पर भी विंग किस करता है। विंग वांग जी के नोज़ पर, वांग जी के लिप्स पर, वांग जी के ठुड़ी पर, सब जगह पे बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। लंजा को ये अच्छा लग रहा था। लंजा अपनी आंखों को बंद करके ये सब महसूस कर रहा था। विंग धीरे धीरे लंजा के फेस से किस करते हुए लंजा के जो नेक था वहाँ पे भी किस करने लगता है, वो भी बटरफ्लाई किसेस, बहुत ही छोटे छोटे किस। जहाँ पे लंजा विंग के जो कमर था उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था।
दूसरी तरफ विंग विंग के वेस्ट को जब लंजा ने स्क्वीज़ किया था ना, तो विंग के मुंह पे भी थोड़ा सा मौन निकल गया था। और वो इस बार लंजा के जो नेक था, जहाँ पे वो किस कर रहा था, वो भी बटरफ्लाई, अब वहाँ पे वो लिक करने लग गया था। वो अपने टंग का इस्तेमाल कर रहा था लंजा के स्किन पर। वो अपने टंग को रोल कर रहा था, अपने टंग से सक कर रहा था उसके पूरे नेक को। ये फील करके ही लंजा, जो लिटरली काँप गया था, उसके बॉडी पर गूज बम्प आ गए थे। जहाँ पे विंग ये देखकर और भी ज़्यादा लंजा के नेक पर अब किस करने लगता है, बाइट भी करने लगता है, सक भी करता है। जहाँ पे विंग के सेक्शन पर लंजा अपने मुँह से आवाज़ें निकालने लगा था। विंग धीरे धीरे लंजा के नेक से फिर लंजा के फेस की तरफ जाता है और वो लंजा के लिप्स पर किस करने लगता है। लंजा भी विंग के माउथ पर ना अपने टंग को स्लाइड कर देता है और वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। बहुत ही डीपली किस कर रहा था, जहाँ पे विंग इस किस के बीच में ही मौन कर रहा था। उसके मुँह से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रहा था, जहाँ पे विंग को खुद ही नहीं पता कि वो कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। अपने दोनों हाथों को विंग ने लंजा के नेक पर रख दिया था और वो दोनों बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं। लंजा धीरे धीरे विंग को बेड पर बिठा देता है, लिटा देता है और वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग भी लंजा के जो वेस्ट था वहाँ पे अपने हाथों को एकदम पैरों को रैप कर लिया था और अपने हाथों से लंजा के नेक को रैप कर लिया था और लंजा को अपनी तरफ खींच रहा था, जहाँ पे लंजा भी विंग के ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था और वो लंजा विंग को किस कर रहा था। वो दोनों तकरीबन 15 मिनट तक किस करते हैं। उसके बाद विंग लंजा विंग से अलग होता है और लंजा विंग के नेक पर अटैक कर देता है और वो विंग के रोप को खोलने भी लगा था, जहाँ पे विंग भी लंजा के जो रोप थे उसे भी खोलने लग गया था। लंजा विंग के रोप को एकदम खोल देता है। लंजा विंग का जो अपर चेस्ट था वो नेकेड था। वांग का नज़र विंग के जो स्टमक था वहाँ पे जाता है, जहाँ पे अभी एक बैंडेज किया हुआ था, एक सफ़ेद रोप से बैंडेज किया गया था, जहाँ पे विंग भी देखता है कि लंजा कहाँ देख रहा है। जहाँ पे लंजा हेजिटेट कर रहा था आगे कुछ करने के लिए, जहाँ पे विंग जो लंजा के फेस को पकड़ता है और वो कहता है, मैं ये चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ लंजा, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर लंजा स्माइल करता है। उसके बाद वो दोबारा विंग के नेक पर किस करने लगता है। यहाँ पे विंग ने भी लंजा का जो अपर क्लोथ से उसे हटा दिया था और अब वो लंजा के चेस्ट पर ना अपना हाथ फिरा रहा था, लंजा के बैक पर हाथ फिरा रहा था। दूसरी तरफ लंजा विंग के नेक पर बहुत ही बाइट्स किस सब कुछ करने लगा था। विंग सिर्फ लगातार मौन कर रहा था, जहाँ पे लंजा विंग के नेक से विंग के चेस्ट तक आ गया था और वो उसे चेस्ट पर भी किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। विंग जो इतना ज़्यादा उसे प्लेजर महसूस हो रहा था, वो लंजा के बैक पर लिटरली अपने जो नेल से उसे गराने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था, जो उसे कभी भी फील नहीं हुआ था, वो अब फील हो रहा था। जहाँ पे लंजा विंग के चेस्ट से विंग के बेली पर आता है और वो उस बैंडेज जगह पे भी हल्का सा किस करता है, वहाँ पे वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है। उसके बाद वो विंग के ट्राउज़र को भी ओपन कर देता है, विंग के ट्राउज़र को भी उसके बॉडी से अलग कर देता है। जहाँ पे जो लंजा था, लंजा विंग को देख रहा था, विंग के सिर से लेकर पैर तक उसके पूरे बॉडी को जैसे अपने आइज से ही एक्सप्लोर कर रहा था। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग जो धीरे धीरे उसका जो पूरा बॉडी था एकदम रेड हो रहा था और वो लंजा की तरफ ही देख रहा था। लंजा की इंटेंस आइज उसकी बॉडी के ऊपर था। विंग लिटरली ब्लश कर रहा था, वो अपने फेस को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया था। यहाँ पे लंजा विंग के दोनों हाथों को विंग के फेस से हटाता है और वो विंग के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, विंग आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर जो विंग था, विंग भी स्माइल करता है, वो कहता है, लव यू टू, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी भी अपने ट्राउज़र को भी ओपन कर दिया था। विंग जो अब लंजा को देख रहा था एकदम न्यूड, लंजा अब विंग के सामने एकदम न्यूड था। वो दोनों एक दूसरे के सामने न्यूड थे, जहाँ पे लंजा न्यूड था और विंग लंजा को घूरे जा रहा था। लंजा की जो पूरी बॉडी को ना अपने आइज से ही एक्सप्लोर कर रहा था और ये देखकर विंग लंजा का जो ईयर था ना एकदम रेड हो चुका था। ये देखकर विंग भी स्माइल करता है। उसके बाद लंजा विंग को प्रिपेयर करता है। बहुत देर तक प्रिपेयर करने के बाद लंजा विंग के अंदर एंटर करता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। विंग ने लंजा के बैक पर अपना जो नेल्स था उसे गरा दिया था पेन में, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू भी निकल गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल था। जहाँ पे लंजा भी थोड़ा सा टेंस हो गया था, लेकिन विंग जो लंजा के वेस्ट पर अपने जो लेग था उसे टाइटली ग्रिप करते हुए कहता, लंजा मत रुको, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी नोट करता है और वो धीरे धीरे अपने बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में विंग को पेन हो रहा था, लेकिन वो लंजा को रुकने के लिए मना कर रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे विंग कंफर्टेबल हो रहा था। लंजा वो स्पीडली मूव नहीं कर रहा था, बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा था ताकि विंग एकदम कंफर्टेबल हो जाए। फाइनली सिर्फ कुछ मिनटों में ही विंग कंफर्टेबल हो गया था। उसके बाद लंजा विंग के साथ थोड़ा फोर्सफुली लव मेकिंग करने लगता है, जहाँ पे विंग अब लाउडली मौन कर रहा था। उसके मुंह से सिर्फ मौन निकल रहा था और वो मौन करते हुए लंजा को बुला रहा था और वो लंजा को बोल रहा था और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए। लंजा भी विंग की डिमांड को पूरा कर रहा था, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि लंजा विंग के जो स्टमक था वो ज़्यादा फोर्स ना करे। जहाँ पे विंग ये देखकर लंजा के सामने डर्टी बातें करने लग गया था, क्योंकि उसे पता है कि विंग लंजा उसके लिए फिक्र कर रहा है, इसलिए वो लव मेकिंग बहुत ही स्लो कर रहा है। तो इसीलिए लंजा के सामने विंग बहुत ही नॉटी बातें कर रहा था, जिस वजह से लंजा हो गया था ट्रिगर। और लंजा ट्रिगर होने के बाद लंजा विंग को छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था। लंजा इस बार अपनी मर्जी से पूरे हार्डली लव मेकिंग करने लगा था। वो विंग के अंदर मूव करने लग गया था। विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था और लंजा के बैक पर नोच रहा था। उसे इतना ज़्यादा
ज़्यादा प्लेजर, इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि वो मतलब इसे बयान नहीं कर सकता है। लंजा विंग के अंदर ही बार बार रिलीज़ हो रहा था। वो लोग तकरीबन 3 राउंड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लंजा थक कर विंग के ऊपर ही लेट जाता है। विंग जो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जहाँ पे लंजा भी गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था और अपना जो मतलब सिर था वो विंग के चेस्ट पर रख दिया था। विंग अपनी एक हाथ से लंजा के सिर को सहला रहा था। लंजा अभी भी विंग से अलग नहीं हुआ था, वो दोनों अटैच ही थे, बस वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही फील कर रहे थे। बहुत देर तक विंग और लंजा ऐसे ही रहते। उसके बाद विंग मतलब लंजा विंग से अलग होता है और वो विंग को उठाता है और वहाँ पे जो बाथटब था, जो ऑलरेडी लंजा ने भरवा के रखा था, वहीं पर विंग को रख देता है और वहाँ पे विंग के साथ वो भी आ जाता है। वो दोनों एकदम एक दूसरे के साथ मतलब बाथटब पे कुछ देर रहते हैं, मतलब खुद को फ्रेश करते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद लंजा विंग को रो पहनने में मदद करता है और वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अब सोच रहे थे कि वो कैसे जिन गोंगियाओं के इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने लाएंगे। एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पर, और कल ही इसका लास्ट पार्ट आएगा। इसका मतलब ये फिर खत्म हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट में। अभी के लिए यही तक, बाय बाय।